हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन। सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लेंगे, उसको करना मत भूलिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर्स के साथ में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्लास को अपने स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो मोरल डेवलपमेंट की थियरी है, उसको किसने प्रतिपादित किया था, उसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इनके अलावा लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा और किन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, दिया था, आपसे पूछा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की दिए थे, जेरोम ब्रूनर दिए थे, जीन पियाजे दिए थे, बीएफ स्किनर दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की तो सोशियो कल्चरल अप्रोच दिए थे। ठीक है, तो ये तो है नहीं। जेरोम ब्रूनर तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ब्रूनर से हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है। बीएफ स्किनर तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब व्यवहारवादी हैं। ठीक है, अब आपके बचते हैं जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ कौन दिया था, वो दिए थे जीन पियाजे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए, मतलब कोहलबर्ग से पहले जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, लेकिन इनका सिद्धांत उतना ज़्यादा चल नहीं पाया। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था कि मतलब ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, ईगोसेंट्रिज्म और डिसइक्विलिब्रेशन के नाते बच्चों के अंदर क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मोरल रीजनिंग का डेवलपमेंट होता है, मोरलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो इसी को लेकर के उन्होंने जो अपने सिद्धांत में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत में उन्होंने बात किया है ईगोसेंट्रिज्म और डिसइक्विलिब्रेशन का, और इन्हीं दोनों को इन्होंने आधार बना करके अपने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी हुई थी। ठीक है, और इसी थियरी से इंस्पायर होकर के कोहलबर्ग ने अपनी थियरी दी। ठीक, तो जीन पियाजे हैं इसका सही उत्तर। ठीक है, पियाजे 3 तरह की मोरलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले होता है प्री मोरल स्टेज, जो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में आता है। ठीक है बच्चों में। उसके बाद से हेट्रोनॉमस मोरलिटी आती है, फिर ऑटोनॉमस मोरलिटी आती है। 3 प्रकार की मोरलिटी की बात पियाजे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपका जीन पियाजे है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए। यहाँ तक तो देखिए पियाजे तो पूछ ले, लेकिन अगली बार हो सकता है पियाजे का नाम ना दिया जाए। ठीक है, पियाजे का नाम ना दिया जाए, तो पियाजे के अलावा और कौन दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, तो वो फ्रेंड्स दी थी कैरल ग्लीगन। कौन दिया था, वो दी थी फ्रेंड्स कैरल कैरल ग्लीगन दी थी। ठीक है, एक कैरल ग्लीगन कौन थी, कैरल ग्लीगन जो थी फ्रेंड्स, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। ठीक है, इन्हीं की स्टूडेंट थी। इन्होंने भी क्या दिया है, इन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट का थियरी दिया है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के थियरी को क्रिटिसाइज करते हुए कैरल ग्लीगन ने अपनी थियरी दी थी, किसकी, मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है, और इनके थियरी का नाम क्या है, इथिक्स ऑफ केयर। ठीक है, द इथिक्स ऑफ केयर इनके थियरी का नाम है, जो कि मोरल डेवलपमेंट का थियरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, जो नारीवाद का दृष्टिकोण है, उसको बहुत ज़्यादा अपने थियरी में नहीं शामिल किया था। ठीक है, एक तरह से नारीवाद को, मतलब जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव होता है, उसको नकार दिया था। ठीक है, तो उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए कैरल ग्लीगन जो थी अपनी थियरी दी, जो कि मोरल डेवलपमेंट का थियरी था, जिसका नाम था द इथिक्स ऑफ केयर। ठीक है, तो आपसे अगली बार कैरल ग्लीगन का भी नाम दिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ए भी है, कैरल ग्लीगन भी है, जहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन आता है, तो अगली बार ए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कैरल ग्लीगन के थियरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैरल ग्लीगन का जो द इथिक्स ऑफ केयर थियरी इन्होंने दिया था, इसमें क्या उन्होंने बताया, उन्होंने भी कोहलबर्ग की तरह 3 स्टेजेस का बात किया है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चा जो है वो एक तरह से ईगो सेंट्रिक कह सकते हैं, ईगो सेंट्रिक होता है, सेल्फिश होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई लव मी, मतलब बच्चे को खुद से मतलब होता है, वो खुद से प्यार करता है। ठीक है, और कन्वेंशनल में क्या हो जाता है, कन्वेंशनल
आई लव यू मोर देन मी, मतलब यहाँ पर बच्चा केवल स्वयं को सेंटर में नहीं रखता है, उसके अलावा अन्य लोगों पर भी ध्यान देता है। मतलब वो खुद से ज़्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है, ठीक है। मतलब खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों पर ध्यान देता है, दूसरे लोगों के रीजनिंग को, मोरालिटी को समझता है। पोस्ट कन्वेंशनल तीसरा आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आई लव माई सेल्फ एंड यू। यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चा खुद के साथ साथ, ठीक है, मतलब खुद के साथ साथ दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है। मतलब खुद के साथ साथ दूसरे को भी तर्क के, दूसरे के भी मोरल रीजनिंग को, और दूसरे के एक तरह से कह सकते हैं जो दूसरे की नियम वगैरह होते हैं उनको भी ध्यान में रखता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं कैरल ग्लीगन के, ठीक है। इन यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इन्होंने कितने स्टेजेस दिए, क्या दिए, लेकिन समझने के लिए एक है कि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगली बार आपका कैरल ग्लीगन नाम में आ सकता है कोहलबर्ग के साथ, ठीक है। पियाजे को हटा सकते हैं या पियाजे को साथ में रखते हुए कैरल ग्लीगन को भी दे सकते हैं। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये नए आयाम का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। मतलब फ्रेंड जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग की थियरी दी थी, और इसमें क्या किया उन्होंने, नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया, परिकल्पित परिस्थितियों का उपयोग किया, कागज कलम आधारित परीक्षा का उपयोग किया, चित्रकला का उपयोग किया, ड्राइंग का उपयोग किया, या रिपोर्ट कार्ड्स का उपयोग किया। तो देखिए फ्रेंड जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था अपना, उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने उसमें कुछ अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को लिया था, ठीक है। और वो बच्चे कैसे थे, सारे बच्चे मेल थे, उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी थियरी क्रिटिसाइज भी की गई, किसके द्वारा, कैरल ग्लीगन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने फीमेल्स को रखा नहीं अपने क्या कहते हैं, अपना जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया। तो इस वजह से एक तरह से जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव होती है उसको इन्होंने नकार भी दिया, ठीक है। तो इस पर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो इसके मूल्यांकन में उन्होंने क्या किया था, तो देखिए फ्रेंड्स अलग अलग इस ग्रुप के बच्चों को उन्होंने लिया था और उन्होंने कहानी सुनाई थी, ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाई थी जिसका नाम था हाइंज डिलेमा। हाइंज डिलेमा में क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक हाइंज था, हाइंज नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी जिसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब वो मरने की स्थिति में चली जाती है। और हाइंज जो होता है वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है, केमिस्ट के पास जाता है दवा खरीदने के लिए, और हाइंज के पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में मेडिकल स्टोर वाला हाइंज को दवा देने से मना कर देता है, ठीक है। तो कोहलबर्ग बच्चों से पूछते हैं, अलग अलग एज के बच्चों से पूछते हैं कि अगर हाइंज की जगह पर तुम होते क्या करते। तो कुछ बच्चे उसमें कहते हैं कि मैं पैसे का व्यवस्था करता, ठीक है, पैसे का व्यवस्था करता तब खरीदता। या कोई बच्चा अपना तर्क देता है कि अगर दुकान बंद होने के बाद मैं चोरी कर लेता। तो वहाँ पर कुछ बच्चे तर्क देते हैं कि अगर चोरी कर लेते तो लॉ और आर्डर जो है उसको उसका एक तरह से विखंडन हो जाता, वो टूट जाता। तो इस तरह से उन्होंने अपना थियरी दिया था, मतलब तो उसमें तर्क का मूल्यांकन किसके आधार पर किया, तो फ्रेंड्स ये थी परिकल्पित स्थितियाँ, ठीक है, परिकल्पित स्थितियाँ थी। क्यों परिकल्पित स्थितियाँ थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, क्या था ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ना ही हाइंज था, ठीक है, ना ही हाइंज नाम का कोई व्यक्ति है, ना ही कोई ऐसा वास्तविक सिचुएशन ये नहीं था। ये सिचुएशन कैसा था, ये परिकल्पित सिचुएशन था, ठीक है। मतलब जो चीज़ें वास्तविकता में ना हो, रियलिटी में ना हो, उसको ही हम कहते हैं परिकल्पित, ठीक है। मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसे केवल मान लिया जाता है। तो एक कहानी में केवल ऐसी कहानी परिकल्पित कहानी थी, इसको माना गया था। तो यहाँ पर जो आपका ए विकल्प है ये सही है कि परिकल्पित स्थितियाँ, ठीक है। परिकल्पित स्थितियाँ क्या होती है, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपसे कोई कह दे कि तुमको 2 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे, ठीक है, यही एक परिकल्पित स्थिति है। पैसा तो मिला नहीं लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना पैसा मिलने पर मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परिकल्पित स्थितियां, ठीक है। और फ्रेंड देखिए इसी परिकल्पित स्थितियों को लेकर के भी कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। परिकल्पित स्थितियों पर भी कोहलबर्ग क्रिटिसाइज किए जा चुके हैं। और क्रिटिसाइज कैसे किए गए, क्योंकि फ्रेंड देखिए जो परिकल्पित स्थितियाँ होती हैं ये रियल नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब इनका संबंध बिहेवियर से नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मोरल रीजनिंग होती है, ठीक है, जो मोरल रीजनिंग होती है, इसको मैं एमआर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मोरल रीजनिंग होती है फ्रेंड्स, ये मोरल बिहेवियर के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोरल रीजनिंग मोरल बिहेवियर के इक्वल होता है कि नहीं, तो इक्वल नहीं होता है। क्यों,
क्योंकि मोरल रीजनिंग क्या है, मोरल रीजनिंग क्या है, हाइंज ने बच्चों से पूछा कि दवा ना मिलने पर क्या करते ऐसी स्थिति में, तो बच्चों ने कह दिया कि मैं केमिस्ट को मार देता, मैं केमिस्ट की दुकान लूट लेता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। लेकिन वास्तव में जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे, वो तो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के साथ। मतलब जो बिहेवियर होगा, जो मोरल बिहेवियर होगा, वो मोरल रीजनिंग के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्थितियां कैसी थी, परिकल्पित स्थितियां थी। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोरल रीजनिंग इज नॉट इक्वल टू मोरल बिहेवियर। ठीक है, आपके पास अगर आप अपने फ्रेंड से भी कहते हैं कि मेरे पास 50,000 होता तो मैं तुम्हारी फीस जमा कर देता, ठीक है, ये तो आपका मोरल रीजनिंग है, क्योंकि फ्रेंड के पास पैसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास पैसा सच में आ जाए, ठीक है, तो आप वास्तव में उस पैसे को देंगे या नहीं, ये आपका मोरल बिहेवियर है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो मोरल रीजनिंग हो वो आपके मोरल बिहेवियर पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, आप उस समय अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। तो मोरल रीजनिंग इज नॉट इक्वल टू मोरल बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम की गति, मतलब फ्रेंड जो लर्निंग का गति होता है, जो लर्निंग का रेट होता है या पेस होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कह रहा है कि पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है, मतलब पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर हो जाता है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र होता है। तो देखिए फ्रेंड, स्वतंत्र तो नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ तो होगा जिस पर ये डिपेंड करेगा। अगर ये व्यक्तिगत मतलब खुद के, मतलब जो खुद के अंदर के कारक होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, या वातावरणीय कारक हो गए जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, इन सब से तो स्वतंत्र अधिगम नहीं हो सकता है। तो ये बात गलत है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों सही है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत कारक आपके क्या हो गए, जैसे आपका रुचि हो गई, ठीक है, रुचि हो गई, इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ये सब आपके व्यक्तिगत कारक हैं। तो देखिए, और वातावरणीय कारक आपका स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, कोचिंग हो गया, तो इन दोनों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर किसी के अंदर सीखने के लिए कितनी ही ज़्यादा रुचि क्यों ना हो, ठीक है, आप सीखने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास वातावरणीय कारक नहीं है, ठीक है, वातावरणीय कारक नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है, तो क्या अधिगम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो व्यक्तिगत कारणों के साथ साथ वातावरणीय कारक भी जरूरी होते हैं, और इन दोनों के बीच जो पारस्परिक क्रिया होता है उस पर निर्भर करता है अधिगम की गति। ठीक, तो डी विकल्प आपका सही है। निर्भर है तो दोनों पर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सुगम किया जा सकता है। मतलब फ्रेंड, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स में। पहला विकल्प कह रहा है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, अच्छी बात है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में अधिगम का अनुप्रयोग करिए, अच्छी बात है। समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाना, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बच्चों में कभी भी प्रतियोगिता नहीं करवाना है, कंपटीशन नहीं करवाना है, कोऑपरेशन होना चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, वो एक दूसरे का सहयोग करके सीखेंगे, प्रतियोगिता प्रतिद्वंद्विता ये सब नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, समझ के स्थान पर कार्य को, मतलब समझ ना विकसित हो, केवल कार्य हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, मतलब जो टीचर जो लेक्चर देते हैं, ठीक है, उसका सारांशीकरण करके बच्चे सीख गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि जिस विकल्प में केवल दिख जाए वो नकारात्मक होता है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, तो देखिए फ्रेंड्स, रटना नहीं होता है, कंठस्थीकरण नहीं करना होता है। ठीक है, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय, तो देखिए फ्रेंड्स, निष्क्रिय नहीं सक्रिय, बच्चे हमेशा सक्रिय होने चाहिए, निष्क्रिय नहीं। तो एक ही विकल्प बचता है, विविध संदर्भों में अधिगम के प्रयोग द्वारा। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में अधिगम का अनुप्रयोग किया जाए, ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो पाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार, मतलब जो समकालीन सिद्धांत है, समकालीन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, मतलब जो सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को हम अभी मान रहे हैं, उनके अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। ठीक है,
मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण कक्षा हो। मतलब फ्रेंड्स मुद्रक संपन्न से हमारा क्या मतलब होता है कि प्रिंट रिच हो, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हो और संसाधनों से परिपूर्ण हो, कई सारे संसाधन उसमें मौजूद हों। ठीक है, ये बात अच्छी लग रही। भययुक्त और धमकी द्वारा, तो भययुक्त धमकी द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे भयभीत होकर के या धमकी के द्वारा कभी नहीं सीखेंगे। अगम्य और बहिष्कार, तो हमें कभी भी बहिष्कार नहीं करना है, एक्सेप्टेड फील कराना है बच्चों को। उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित, तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित। तो बचता है आपका ए विकल्प, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो कक्षा हो वो कैसी होनी चाहिए, वो मुद्रक संपन्न होनी चाहिए, प्रिंट रिच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल के स्कूलों में भी हम जाते होंगे तो देखते होंगे, ठीक है, जो लोग अपने टीचिंग के दौरान स्कूलों में गए होंगे देखे होंगे कि वहाँ पर दीवारों पे कई तरह के जानवर बनाए गए रहे होते हैं, कई तरह के टेबल लिखे गए होते हैं, तो उसी को ही हम प्रिंट रिच कहते हैं। ठीक है, और संसाधन परिपूर्ण, कई सारे संसाधन भी हों। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका मुद्रक संपन्न से आपका एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बाला, ठीक है, बाला, हम लोग इसे बाला कहते हैं कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब पूरे बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में परिवर्तित कर देना। ठीक है, मतलब पूरे बिल्डिंग में बच्चा सीढ़ी पे जा रहा है तो सीढ़ी पर भी कुछ चित्र वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर देख करके सीख ले। दीवालों पर भी कुछ चित्र वगैरह बना हुआ है तो उसको देख करके सीख ले। तो बाला इसे कहते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसका फुल फॉर्म है और यही फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेओ वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। मतलब फ्रेंड, जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सुसाधित करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और लेओ वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं। पहला विकल्प है क्रियाएं करने और भाषा, मतलब जीन पियाजे क्रियाएं करने को, एक्टिविटी को, ठीक है, एक्टिविटी को महत्व देते हैं जबकि लेओ वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। जीन पियाजे भाषा को महत्व देते हैं जबकि लेओ वाइगोत्स्की क्रियाएं करने को महत्व देते हैं। ये जीन पियाजे इनाम को महत्व देते हैं, लेओ वाइगोत्स्की सजा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यवहारवादी लोग, और पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनावादी हैं, रचनावादी हैं। तो इनाम और सजा की बात ये लोग नहीं करते हैं, सजा इनाम की बात नहीं करते हैं। तो दो विकल्प बढ़ता है, क्रियाएं करने और भाषा, और भाषा और क्रियाएं करने। तो देखिए फ्रेंड, जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल का मतलब ही होता है कि बच्चा सक्रिय रह के सीखेगा। ठीक है, रेडिकल देखिए ये रेडी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, रेडिकल जो है फ्रेंड्स, ये जो रेडिकल है ये रेडी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो पियाजे क्या है, पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और पियाजे मानते हैं कि बच्चा एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, एक्टिविटी के द्वारा क्रियाएं करके सीखेगा। और लेओ वाइगोत्स्की किसे मानते हैं, लेओ वाइगोत्स्की मानते हैं फ्रेंड्स कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब भाषा के द्वारा, भाषा को मध्यस्थ बना करके बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके अपने संज्ञानात्मक विकास को और सुगम बनाता है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, क्रियाएं करके, मतलब जो पियाजे हैं वो क्रियाएं करने पर महत्व देते हैं और लेओ वाइगोत्स्की भाषा पर महत्व देते हैं। ठीक है, तो ए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेओ वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की, तो देखिए फ्रेंड्स, लेओ वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, लेओ वाइगोत्स्की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो ग्रुपिंग में सीख सकता है। ठीक है, ग्रुपिंग बना करके सीख सकता है, लेकिन ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस होनी चाहिए, ऑटोनॉमस नहीं होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि हेट्रोजीनियस ऐसी ग्रुपिंग होनी चाहिए जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हों। ठीक है, एक ही प्रकार के बच्चे ना हो। ग्रुपिंग के द्वारा सीखेंगे, असिस्टिव टीचिंग के द्वारा सीखेंगे, मतलब उसमें टीचर और बच्चे दोनों सक्रिय रहेंगे, दोनों एक दूसरे का मदद करके सीखेंगे। ठीक है, इन सब की बात करते हैं कौन, वाइगोत्स्की। तो आइए देखते हैं किसको मान्यता देंगे। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये बात देखिए, ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि लेओ वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं फ्रेंड्स जेडपीडी की। ठीक है, इन्होंने बात किया हुआ है जेडपीडी का। और जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, संभाव्य विकास का क्षेत्र क्या होता है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि बच्चे के विकास का एक दायरा होता है। ठीक है, बच्चे के विकास का एक दायरा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर बच्चा है। ठीक है, ये मान लीजिए बच्चा है, चाइल्ड है, या और ये उसके विकास का दायरा होता है। ठीक है, और विकास का दायरा कैसा होता है
कि यहाँ से यहाँ तक बच्चा खुद से सीख सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसको यहाँ तक सीखना हो, यहाँ तक सीखने के लिए वो किसी की हेल्प लेगा, ठीक है। वो किसी की हेल्प लेगा जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, ठीक है। मतलब जो उससे अधिक जानता हो बच्चे से, उसकी हेल्प लेगा तो वो यहाँ तक सीख सकता है। और जो हेल्प प्रदान करेगा वो हेल्प कैसा होगा, इसी को हम कहते हैं पाढ़। क्या कहते हैं हम, इसी को हम पाढ़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। और जो इसके बाहर का दायरा होता है फ्रेंड्स, ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर का दायरा हो जाता है, यहाँ पर बच्चा नहीं सीख पाता है, ठीक है। इसी की बात करते हैं लेव-वॉगोत्स्की। और यहाँ पर आपका यही कहा जाता है, कहा जा रहा है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो बच्चे की क्षमता थी जो सीख ले, लेकिन ये जो दूसरी लाइन है ये बच्चे की क्षमता से परे थी, ठीक है। और लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर आया, जो समर्थन कर दिया, हेल्प कर दिया, क्लू दे दिया, हिंट दे दिया, तो बच्चा यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। तो इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और यही बात आपकी सही है, ठीक है। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना मतलब यही जो आपका पहला दायरा है यहीं तक सीमित कर देना, इससे बाहर ना सीख पाना, तो ये बात गलत है, ठीक है। अगर आप वर्तमान क्षमताओं तक किसी को सीमित कर देंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे आप पिछली बार सीटेट दे करके आए थे, आपने कितना स्कोर किया था, 78 स्कोर किया, ठीक है। अब आपको 90 स्कोर करना है, ठीक है। तो अगर आप वर्तमान क्षमताओं को सीमित कर देंगे तो क्या 90 स्कोर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बात गलत है। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब फ्रेंड्स कि बच्चा जो केवल अकेले कर पाए, उसमें किसी के मदद की आवश्यकता ना हो। तो अगर ये बात सही होती तो स्कूल में टीचर्स वगैरह क्यों होते, बच्चा कोचिंग क्यों जाता, बच्चा स्कूल में क्यों जाता, तो ये बात गलत है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखिए ट्रिक भी काम कर रहा है, केवल उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास क्षेत्र से परे है। मतलब फ्रेंड्स ये बात आपकी देखिए बिल्कुल गलत है कि मतलब उन अवधारणाओं को सिखाना, उन कॉन्सेप्ट्स को सिखाना जो बच्चे के समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर है, ठीक है। मतलब ये जो आपका यहाँ पर सबसे बाहर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बच्चा नहीं सीख पाता है, तो वहाँ पर हमको नहीं सिखाना है, ठीक। ये बात आपकी गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, मतलब फ्रेंड जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत है, वो क्या बताता है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ही बतलाता है, ठीक है, कि जिस तरह से हमारी सारी अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से एक आदमी भी, उसी तरह से दो लोग भी एक समान नहीं हो सकते। मतलब दो लोगों के अंदर डिफरेंसेस पाई जाती हैं, भिन्नता पाई जाती हैं, चाहे उनके रुचि के आधार पर भिन्नता हो, चाहे उनके लर्निंग स्टाइल के आधार पर भिन्नता हो, ठीक है। क्योंकि लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं, कुछ लोग वीडियो देख करके सीखते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ करके सीखते हैं, कुछ लोग गतिविधि करके सीखते हैं, ठीक है। तो मतलब लोगों में भिन्नता पाई जाती है, दो लोग एक प्रकार के एक समान कभी नहीं हो सकते। यही है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यह क्या बताता है, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपका गलत है, ठीक है। एक तरफ तो ये भिन्नता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ एक समान कह रहा है, तो ये बात गलत है। सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, तो ये बात आपका गलत है। शारीरिक विकास की गति एक समान कभी नहीं हो सकती, ठीक है। किसी बच्चे का दांत जल्दी निकलता है, किसी बच्चे का बाद में निकलता है, कोई बच्चा पहले चलना सीख लेता है, कोई बच्चा बाद में सीखता है। तो एक समान गति कभी नहीं हो सकती, इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। हाँ, विकास का फ्रेंड्स जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ऑर्डर है, जो विकास का क्रम है, ये समान होता है, ठीक है। विकास का जो क्रम है ये समान होता है, जो ऑर्डर है, जो रेट है, ये समान होता है, ठीक है। और ये समान कैसे होता है, क्योंकि पहले बच्चा गर्भावस्था में आएगा, शैशवावस्था में आएगा, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद से किशोरावस्था में चला जाएगा, फिर वयस्कता में चला जाएगा। तो जो विकास का ऑर्डर होता है ये समान होता है, लेकिन शारीरिक विकास की गति एक समान नहीं होती है, ये बात आपका गलत है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, तो फ्रेंड्स एक जैसी नहीं होती है, यहाँ पर विभिन्नता की बात की जा रही है, ठीक है। वृद्धि में अंतर हो सकता है, ठीक है। कोई बच्चा आप देखेंगे जल्दी लंबा हो जाता है, कोई बच्चा लेट से लंबा होता है, तो ये बात गलत है। वृद्धि एक समान नहीं होगी, उसमें भी भिन्नता होता है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये बात आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कि विकास और वृद्धि में अंतर हो सकता है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। यही तो विभिन्नता है। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है, तो एक समान नहीं होती है फ्रेंड्स, इसमें भी भिन्नता होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सही क्या है, तीसरा विकल्प सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्वपूर्ण मानता है या बहुत महत्व देता है? मतलब किसको महत्व देता है? चर्चा को, डिस्कशन को और वाद विवाद को महत्व देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला विकल्प कह रहा है BF स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको विकल्प में व्यवहारवाद दिखे तो आप समझ जाइए कि आपका 99% नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सीटेट के सिलेबस में कहीं भी व्यवहारवाद का जिक्र नहीं है, ठीक है। हमारा सीटेट का सिलेबस केवल संरचनावाद की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का बात करता है, तो ये बात गलत है, व्यवहारवाद नहीं, हमें संरचनावाद को ध्यान में रखना है, ठीक है। और BF स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत है वो ऐसा कुछ कहता भी नहीं है, ठीक है, कि बच्चों को डिस्कशन कराओ, ग्रुप एक्टिविटी कराओ, इसकी बात स्किनर नहीं करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास, तो इन्होंने इसमें मोरल रीजनिंग की बात की है, डिस्कशन की बात और वाद विवाद की बात कोहलबर्ग नहीं करते हैं, ठीक है। ये केवल मोरल रीजनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब मोरलता के आधार पर क्या सही है क्या गलत है इसकी बात करते हैं कोहलबर्ग। लेव वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सिद्धांत सामाजिक, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, लेव वाइगोत्स्की का क्या है? सोशल कल्चरल अप्रोच है, ठीक है, ये बात आपकी सही। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, मतलब जो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रायड से हमारे सीटेट में क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका है क्या? यहाँ पर है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ही बात करते हैं कहाँ? समाज में सीखने की। कहाँ सीखने की? समाज में सीखने की, समाज में सीखने की, ग्रुप में सीखने की, ठीक है, असिस्टिव टीचिंग की, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, ठीक है। इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। और यहाँ पर चर्चा और वाद विवाद का बात हो रहा है, तो चर्चा और वाद विवाद कहाँ होगा? ग्रुप में होगा, ठीक है, ग्रुप में होगा, समाज में होगा, तो इसलिए इसको कौन महत्व देता है? इसको महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, सोशियो कल्चरल अप्रोच ऑफ लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को, ठीक है, को पाठ प्रदान करना चाहिए, का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब अनुकूलन कर देना चाहिए, कंडीशनिंग करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कंडीशनिंग की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, कंडीशनिंग की बात कौन करता है? व्यवहारवादी लोग करते हैं, ठीक है। कौन बात करता है? व्यवहारवादी लोग करते हैं। और जो आपके वाइगोत्स्की हैं ये कैसे हैं? ये रचनावादी हैं, ठीक है, ये क्या है? ये रचनावादी हैं। तो रचनावादी अनुकूलन की बात नहीं करते हैं, रचनावादी कंडीशनिंग की बात नहीं करते हैं, इनाम देने की बात रचनावादी नहीं करते हैं, सजा देने की बात रचनावादी नहीं करते हैं। तो बचता क्या है आपका? ए विकल्प, को पाठ प्रदान करना चाहिए। यही बात सही है, पाठ प्रदान करना मतलब इसके फॉल्ट करना चाहिए, बच्चों को हेल्प देनी चाहिए, टेम्परेरी हेल्प देनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर बच्चा जहाँ नहीं सीख पाता है वहाँ पर बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे देनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेरी हेल्प देने का मतलब क्या है? कि उसको हेल्प दिया जाए, जब वो थोड़ा सा सीखने लगे तो उस हेल्प को रिमूव कर लिया जाए, ठीक है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आपके पीछे कोई बैठ करके सिखाता है, और जब आप बाइक चलाना पूरी तरह से सीख लेते हैं तो वो जो हेल्प देने वाला बंदा है वो हेल्प देना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसी को ही करते हैं, इसके फॉल्ट करना, टेम्परेरी हेल्प देना, पाठ प्रदान करना। तो अधिगम में भी हमें बच्चों के यही करना है, अर्थपूर्ण सीखने के लिए भी हमको पाठ प्रदान करना होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास ख़त्म होता है। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे एक अगली क्लास में आप लोगों को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।